नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत खन्ना और आप देख रहे हैं मेरे साथ मुद्दे की बात। दोस्तों, आप भी अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवी पर गाड़ी देखते नंबर होंगे, हम आजादी के 135 कासगंज 75वें से साल पीलीभीत यानी पैसेंजर ये अपने कहिए कि आजादी का निर्धारित अमृत समय महोत्सव दोपहर के चल रहा है। और इस 3:20 आजादी के पर अमृत प्लेटफॉर्म महोत्सव नंबर में 3 से कुछ खबरें रवाना हो। इतनी अच्छी अच्छी हमारे सामने आ रही हैं जिनको देख करके बड़ा अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। आज़ादी के इस 75वें साल में जो हाल ही में एक खबर आई जो बेचैन करने वाली थी, वो थी रेलवे से जुड़ी। रेलवे जो हमारे लिए सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाला एक संस्थान, जिसका कभी आज तक कभी जो घाटे में नहीं गया, वो अब 26,000 करोड़ के घाटे में चला गया। रेलवे इस वक्त जो है 26,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। हालांकि आप रेलवे से काफ़ी कुछ परिचित होंगे, लेकिन इस विषय पे और रेलवे से जुड़ी हुई बहुत सारे बातों आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। काफ़ी नामचीन हस्ती हैं मुकेश गालव साहब। मुकेश गालव साहब सेंट्रल वेस्ट एम्प्लॉय यूनियन मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय सह सचिव और एक लंबा अनुभव है आपको रेलवे के साथ में काम करने का, रेलवे कर्मचारियों की आवाज उठाने का और रेलवे की हर बारीक से बारीक गतिविधियों पे नजर रखने का। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है गालव साहब। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। गालव साहब, पहला सवाल में यही, आपकी भी एक लंबी नौकरी है रेलवे में, ऐसा क्या हो गया जो 26,000 करोड़ के घाटे में चली गई रेलवे? क्या रेलवे के कर्मचारी ने काम करना बंद कर दिया या विदाउट टिकट लोगों ने यात्रा शुरू कर दी है इस दौर में आते आते, या ऐसा क्या हो गया? सबसे पहले तो आपने आमंत्रित किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और जो आपने प्रश्न किया ये वास्तव में एक बहुत ही जिसको कहा जाए कि वास्तविक प्रश्न है कि एक भारतीय रेलवे जो इस देश की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है और गरीबों का एक यातायात का बहुत ही सुलभ साधन है, और ये आज तक कभी घाटे में नहीं रही और अभी वर्तमान में घाटे में चल रही है। इसके पीछे जहाँ तक कर्मचारियों की मेहनत का सवाल है, उसमें कोई कमी नहीं है। हम जब एक अच्छी संख्या में हुआ करते थे, 15 लाख 17 लाख, उस समय भी गाड़ियां का संचालन होता था। आज हमारी संख्या घटते घटते हम 13.5 लाख पे आ गए और 13.5 लाख में भी लगभग 3 लाख वैकेंसीज हैं, यानी 10 से 11 लाख के बीच में भी हम हैं। गाड़ियों की संख्या जो बढ़ी है वो जस्ट डबल हो गई। एक दिन में हम लगभग सभी गाड़ियों को अगर मिलाएं तो हम 24,000 गाड़ियां एक दिन में संचालित करते हैं। तो ये कहना कि रेल का कर्मचारी काम नहीं करता है, इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या घटी है और ट्रेनों की संख्या डबल दुगनी हुई है और आज उनमें सुधार ही हुआ है परिचालन में। कहीं जो पहले लेट हुआ करती थी, आज की तारीख में हमारी पंक्चुअलिटी बढ़ी लगभग हाँ 95% से 99% के बीच में है। ऐसा फिर क्या हुआ? अब इसमें यह है कि जो रेलवे मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को एक प्रयोगशाला टाइप बना दिया, यहाँ पर भांति भांति के प्रयोग किए जा रहे हैं और फिर 2 साल 3 साल बाद वो प्रयोग सफल नहीं हुआ तो फिर उसको पूरे को हटा छोड़ दिया है। तो निश्चित रूप से उसमें जो करोड़ों खर्च हुए वो कहीं न कहीं इस बैलेंस शीट में तो आएंगे, कहीं न कहीं किसी न किसी उसमें तो रहेगा। तो इस तरह से पहले जैसे एक उदाहरण देता हूं, भारतीय रेलवे में निजीकरण का प्रयास किया गया, जबकि पूरे विश्व के अंदर एक अम्ब्रेला के नीचे भारतीय रेलवे पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखती है, जहां सर्वाधिक कर्मचारी काम करते हैं। मैन पावर होने के बावजूद केंद्र उसको सरकार चला, जिसका एक ही एम्प्लॉयर है, वो विश्व में भारतीय रेलवे है। उनपे एक पहचान थी उसकी। अब जो मामला चला है, जैसे रेलवे स्टेशंस का निजीकरण करना, अब रेलवे स्टेशंस का निजीकरण करना कि आप सर्व सुविधा युक्त स्टेशन रेलवे बना रही है, और जब सर्व सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा, उसके बाद आप पीपीपी मोड पे किसी दूसरे को, प्राइवेट पार्टनर को दे दोगे, तो उसको तो उसमें कुछ लागत लगानी नहीं है। जो लागत लगानी थी वो तो भारतीय रेलवे ने लगा दी। अब उसको आप पीपीपी मोड पे आउटसोर्स कर रहे हैं,
तो उसको कुछ लागत लगानी नहीं है, बल्कि उससे तो उसको रोज इनकम करना है। तो रेलवे को क्या फायदा हुआ? रेलवे ने जितना धन लगाया, जितना सारा सब कुछ किया, उसका कोई रिटर्न तो सम्मानजनक रिटर्न मिला नहीं। तो ऐसी कई चीजें हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, तो ऐसी कई प्रयोग भारतीय रेलवे में किए हैं। इसके साथ साथ कई परियोजनाएं ऐसी थी जो फाइनेंशियल वाइबल नहीं थी। जैसे इसका सर्वे होता है, कोई भी परियोजना, रेल लाइन निकलती है, हाई स्पीड ट्रेन बनती है, बुलेट ट्रेन चलती है, और कोई भी चलती है किसी भी तरह से, या कोई फैक्ट्री बनती है निर्माण करने के लिए, रेलवे इंजन का सर्वे होता है, और उसकी फाइनेंशियल वाइबिलिटी का एक वो बनता है, विशेषज्ञ लगाए जाते हैं, उसमें उसका पूरा जो है एस्पेक्ट आता है। जब सर्वे की रिपोर्ट हमें कह रही है कि ये प्रोजेक्ट हमारा जो है फाइनेंशियल वाइबल नहीं है, तो केवल उसको एक हमारे राजनेताओं को प्रसन्न करने के लिए यदि उस परियोजना को प्रारंभ कर दिया जाता है, स्वीकृत कर दिया जाता है, और उससे शुरुआत से ही हमें कोई रिटर्न मिलने की संभावना नहीं है, तो ये तो घाटे का ही सौदा होगा ना हमेशा के लिए। उदाहरण दे रहा हूँ, अभी कोटा चित्तौड़ सेक्शन है आपका, यहाँ का स्थानीय उदाहरण दे रहा हूँ। कोटा चित्तौड़ सेक्शन का जब सर्वे हुआ, तो यहाँ कोटा से सर्वे हुआ था सीधा सीधा बिजोलिया होके, तो उसमें ये बुधपुरा, डाबी, ये वो सारा का सारा बेल्ट हमारा सैंड स्टोन का उसमें आ गया था, और पहुंच गया था। वो शॉर्ट रूट भी था और सारा सब कुछ था। लेकिन चूंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री राजस्थान के शिवचरण माथुर साहब थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मांडलगढ़ थी। अब इस लाइन को मांडलगढ़ कैसे भी पहुंचाना था, वो उसकी कोई फाइनेंशियल वाइबिलिटी नहीं थी। उन्होंने ना कर दिया कि नहीं, ये किसी भी प्रकार से जो है वाइबल नहीं है आर्थिक रूप से। लेकिन चूंकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे और उनका राजनीतिक दखल था, उन्होंने जो है राजनीतिक प्रभाव के कारण उस लाइन को इधर से होने की बजाय वहां होके डाल दिया। तो जितना आज हमारा सैंड स्टोन जो एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर विदेशों में, वो सारा रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जा रहा है कंटेनर तक, फिर वहां से पानी के जहाज के माध्यम से। यानी रेलवे को जो लोडिंग मिलनी चाहिए थी वो शून्य हो गई, और वो जो है रोड ट्रांसपोर्ट पे चली गई। वो जो एक शॉर्टकट था वो आपने और उसको खत्म कर दिया और एक नए तो इस प्रकार एक उदाहरण दिया मैंने। ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिसकी फाइनेंशियल वाइबिलिटी पहले से ही नहीं थी, सर्वे के टाइम पे नहीं थी, लेकिन कुछ राजनीतिक प्रभाव के कारण। क्या मैं ये समझूं कि आप मतलब कुछ इशारा ये जो है अपनी जो नई जो अहमदाबाद से बॉम्बे जो बुलेट ट्रेन भी चल रही है, इसकी भी वाइबिलिटी को लेकर के अक्सर ये सवाल उठते हैं कि भाई नहीं बैठेगा, ट्रैफिक ही नहीं है इतना। भारत सरकार ने उसके लिए 3 बार सर्वे कराया है, और तीनों बार में वो सर्वे में फाइनेंशियल वाइबिलिटी उसकी रही नहीं। आप मुझे बताइए, ये बुलेट ट्रेन क्या दिल्ली बम्बई सक्सेस नहीं होती? लाख गुना बढ़िया होती, लाख गुना ठीक रहता। अगर बुलेट ट्रेन दिल्ली बम्बई चलती तो देश की राजधानी से प्लस देश की दूसरी राजधानी, आर्थिक राजधानी जिसको बोलते हैं, सीधा लिंक होता, और उसके परिणाम बहुत अच्छे होते। लेकिन अब आज की तारीख में तो यह है कि कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन हर चीज को गुजरात से जोड़ना है। वही जैसे चित्तौड़ को मांडलगढ़ से जैसा था, वैसे ही हर चीज को अहमदाबाद से होता है। तो इन्हीं कारणों से ये सारा सब कुछ जो है, अब वो तो किसी उसके हाथ में तो है नहीं। अब उसका ठिकरा अगर कर्मचारियों पे फोड़े तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये घाटे की एक तो चलो एक वजह हुई, क्या माल भाड़ा ढुलाई के अंदर भी कुछ वर्किंग कम हुई है, या एफिशिएंसी घटी है, या क्या ऐसा हुआ जो माल भाड़े में भी कमी आ गई? देखिए, माल भाड़े में जो रेलवे का माल भाड़ा था, अगर आप 75 साल की बात कर रहे हैं देश आजादी, तो 75 साल से अगर आज तक का हर साल का हम तुलनात्मक रूप से माल भाड़े का आकलन करें, तो ये हमने कोविड वाला जो पीरियड था, वर्ष 20-21 और 21-22 जो वित्तीय वर्ष थे, तो 20-21 और 21-22 में तो हमने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़े भारतीय रेलवे ने माल भाड़ा के। हाँ, मतलब सारा परिवहन तो आपका पूरा परिवहन हमने किया, क्योंकि उस समय कोविड के टाइम पे हमारी पैसेंजर ट्रेन बंद थी, तो हमने सारा ध्यान केंद्रित माल भाड़े पे किया, और माल भाड़े पे करके हमारा कर्मचारी, कोविड में जनता पूरी घरों में थी, लॉकडाउन थे, लेकिन हमारा रेल का कर्मचारी उस समय अपनी जान जोखिम में डाल करके और गाड़ियां चला रहा था, रनिंग रूमों में सो रहा था। उसने जान की परवाह किए बगैर इस काम को लिया, और उसका परिणाम रहा कि पूरे इतिहास में जब से रेलगाड़ी चली है तब से लेकर के और 21-22 वित्तीय वर्ष में एवर हाईएस्ट लोडिंग भारतीय रेलवे ने की है। उसके बावजूद घाटा
उसके बावजूद तो ये कर्मचारियों पर तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों ने तो उनकी संख्या भी कम हुई है और उन्होंने बिल्कुल जी जान से ऐसे महामारी में भी अपना पूरा योगदान दिया है। तो इसको मतलब अगर मोटे शब्दों में ये कहूं तो मैं गवर्नमेंट का फेलियर है, नीतिगत फेलियर रहा है पूरा इस जो सेटअप को, डिसीजन मेकिंग फेलियर जहां भी नीतियां बनती है उस जगह का इसको फेलियर कहा जा सकता है। इसी फेलियर का एक हिस्सा और भी जो है बड़ा चौंकाने वाला है, भारत सरकार ने ये कहा कि रेलवे 80,000 वैकेंसियों को खत्म कर दे, 80,000 पदों को खत्म करने की भी चर्चा चली। क्या ये खाली खबर थी या इसमें कुछ दम भी है? नहीं, खबर नहीं है, सत्यता है। सत्यता हमेशा भारत सरकार और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने, आज से ही नहीं, इससे पूर्व जब यूपीए की सरकार थी तब भी उन्होंने 3% हर साल सरेंडर का जो है एक अपना लक्ष्य रखा था हर विभाग के लिए। लेकिन उस समय भारतीय रेलवे ने केंद्र सरकार को और फाइनेंस सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर को विशेष रूप से कहा था कि ये इंडस्ट्री 24 घंटे लगातार चलायमान है, अगर इसमें हम 3% स्टेशन मास्टर के पद सरेंडर कर देंगे तो गाड़ी कौन चलाएगा? ऐसा कौन सा स्टेशन है जिसमें बिना स्टेशन मास्टर की गाड़ी चल जाएगी? ऐसी कौन सी गाड़ी है जो बिना ड्राइवर के इंजन चल जाएगा? तो वो एग्जाम्पल्स हमने दे करके रिकॉग्नाइज फेडरेशन ने, हम लोगों ने, और केंद्र सरकार को इस बात के लिए कन्विंस किया था कि ये जो आप डिसीजन ले रहे हैं ये भारतीय रेलवे के लिए फिजिबल नहीं है। तो जैसे आपने तो ये डिसीजन की बात करी, लेकिन बीच में हम एक खबर और भी देखते हैं कि जब वो 150 प्राइवेट गाड़ी के वो रूट निर्धारित करते हैं, 105 पहले चली जाती हैं, फिर उसको बढ़ा के वो 150 कर देते हैं, फिर एक तेजस नाम आता है, वो गाड़ी पटरियों पे दिखती भी है दौड़ती हुई सी, उसके बाद में वो फिर गायब भी हो जाती है। ये क्या है? प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहती है लेकिन कदम धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं, क्या है ये? दरअसल क्या है, ये एक नीतिगत मामला है, ये खाली भारतीय रेलवे तक सीमित नहीं है। आपने देखा होगा कि जब पूरे देश के अंदर एक ग्लोबलाइजेशन का दौर चला, विश्व के अंदर ग्लोबलाइजेशन का जब दौर चला 1992 का जो था 92-93 का, हाँ। तो उस समय आप देखेंगे कि एक वो बना था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, कि कैसे विश्व की तमाम उसको जो है व्यवस्था को जो है कैसे फ्री किया जाए, किस तरह से उसका ग्लोबलाइजेशन किया जाए और कैसे एक दूसरा देश एक पूरे विश्व के अंदर व्यापार करने के लिए किस तरह की उनको जो है छूट दी जाए। और उसको फिर फ्रेमवर्क करने के बाद जो फाइनली उसका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया या पूरा संरचना उसकी जब बन गई तो उसको एक नाम दिया गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उस तमाम चीजों को जिनको सरलीकरण किया गया था उन बिंदुओं को आधार मानते हुए, जैसे अपना संविधान है तो सरकार संविधान को ध्यान में रख के काम करती है, ऐसे ही वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रहा है। तो उस समय जो एक पूरे विश्व जो है एक गांव बन गया, उसके बाद एक दूसरे देशों में व्यापार की इसकी काफी छूट मिल गई, तमाम चीजों के पेटेंट और ये वो सब सारे सब कुछ अपने सारे हो गए। तो ये कहीं न कहीं उसका प्रभाव है। भारत सरकार की ये नीति रही है कि गवर्नमेंट का काम जो है वो गवर्नेंस है, ये व्यापार करना, ये बिजनेस करना, धंधा करना, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये व्यापारियों का काम है। जो मैं बता रहा हूं, आधारभूत गवर्नमेंट ने ये समझ लिया कि हमारा काम जो है गवर्नेंस है, हम केवल सत्ता चलाने का काम करेंगे और ये व्यापार, ये जो जितना है गाड़ियां चलाना, पैसे कमाना, ये हमारा काम नहीं है, इसको व्यापारी के पास जाना चाहिए। एक मूल ये है। आपने IL को देखा, कोटा में IL अपने आप में एक नवरत्न था, पूरे भारत क्या पूरे दुनिया में नवरत्न था अपने, और हमने देखा अच्छी तरह से, अच्छे से देखा। आज उस IL का क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड खत्म, प्लॉटिंग हो गई। मैं भी चूंकि यहाँ सभी केंद्रीय श्रम संगठनों का संभाग का कोऑर्डिनेटर हूँ, और जब हमने IL की लड़ाई लड़ी, सारी जनता ने मिलकर लड़ी, एक समन्वय समिति बनी, 2-3 बार हम दिल्ली भी गए मंत्रालय में। माननीय अभी जो लोकसभा अध्यक्ष जी है वो इससे पूर्व सांसद थे, वो भी साथ में लेके गए, उनकी भी इच्छा थी, लेकिन मंत्री ने सीधा बोलने का काम किया, भाई देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को हम चला नहीं सकते, आप चलाने की बात करते हो तो हम नहीं चला पाएंगे, स्पष्ट रूप से कहा। क्योंकि सरकार की नीति व्यापार करना नहीं है, सरकार की नीति सत्ता चलाना है, राज करना है।
ये व्यापार करना और बिजनेस करना ये हमारा काम नहीं। आप जब कहोगे जब यूपीए की सरकार होगी ना? नहीं, ये बीजेपी की गवर्नमेंट। अच्छा, एनडीए की सरकार। यस, एनडीए की सरकार थी। 19 पहला 2014 वाली, वही था, 14 वाला उनका कार्यकाल था। और स्पष्ट कहा मंत्री जी ने, बिना किसी लाग लपेट के। और माननीय एमपी थे ओम बिरला जी, तो इनको संबोधित करके कहा आपको तो मालूम है सरकार की ये नीतियां हैं, अब इनके जो ड्यूज हैं उस पर आप बात कर सकते हैं, कर्मचारियों के जो ड्यूज हैं उस पर आप बात कर सकते हैं, वो हम आपको किस तरह से देंगे, क्या देंगे, आप उसमें सुझाव दीजिए और हम उसको जो है 100% लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये गवर्नमेंट की एक सोच है और इस सोच को ध्यान में रख करके ही ये सारा प्रोग्राम बन रहा है, इसको उसमें ध्यान में रखें। अब इससे क्या है कि हमारे देश में जो पिछले 75 सालों में जितना भी आधारभूत विकास हुआ है और नेशनलाइजेशन जिसको हमने किया है, सारा सरकारी एसेट्स हमने स्थापित किए हैं, सरकारी एसेट्स से ही रोजगार उपलब्ध हुआ। बिल्कुल, जो मूल वो था। हाँ, सबसे बड़ा सेक्टर तो सरकार। निजी सेक्टर ने कभी रोजगार को उसमें नहीं लाए, वो बल्कि वो तो कम करने की हमेशा उनकी नीति ये रही कि कितने कम से कम मैन पावर में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे किया जा सके। 50 आदमी अगर रिक्वायर्ड है तो वो उस काम को 10-15 आदमियों से कराने में हमेशा वो रहे हैं। लेकिन सरकारी विभाग से नौकरियां पैदा हुई, सरकारी विभाग से ही मार्केट में पैसा आया। सही बात, क्योंकि गवर्नमेंट के जो सरकारी कर्मचारी थे उनको जो तनख्वाह मिलती है उसका लगभग 95% राशि तो मार्केट में ही आती है, वापस घूम फिर के वापस वहीं आती है घूम फिर के। तो उससे जो इनकी जो जीडीपी और चेन जो बनती है, उसकी पैसे का जो अवमूल्यन होता है और उसका जो फ्लो होता है, उसी से ही तो गवर्नमेंट की ये सारी सब कुछ जो है चलाईमान रहती है। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि आप देख रहे हैं कि किसी भी राज्य सरकार में देख लीजिए, आज से 10 साल पहले, 8 साल 10 साल पहले अगर किसी तहसीलदार के कार्यालय में 20 सरकारी कर्मचारी काम करते, जिनकी तनख्वाहें सरकारी कर्मचारी की अमूमन 50,000 60,000, वो भी देख रहे हो आप, उसी उसमें थी। आज की तारीख में किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाओ, उसी तहसीलदार साहब के उसमें ऑफिस में चले जाएं, वहां पर आपको 20 कर्मचारी उस समय काम करते थे, तो आज की तारीख में 3 या 4 सरकारी मिलेंगे। सही बात है। रिमेनिंग जितने हैं वो सब संविदा के मिलेंगे जी, काम वही कर रहे हैं सब, लेकिन जो सरकारी है वो 50,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है महीने की, और जो संविदा का कर्मचारी है वो 8,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है। तो उस 18 आदमी का जो पैसा मार्केट में जा रहा है 95%, उसका रेशो निकाल लो, और जब जा रहा था उसका रेशो निकाल लो। तो आज हम जीडीपी और ये तमाम चीजों की जो बात करते हैं, जब रुपए का अवमूल्यन जब मार्केट में ही नहीं आएगा तो फिर ये सारा सब कुछ उसका रोटेशन और ये सब चीजें कैसे होगी? ये तो उन्हीं से ही होती है। आज रेल के कर्मचारियों को बोनस मिलता है तो स्टेशन का जो मार्केट है वो बल्ले बल्ले हो जाता है। सही बात, पूरा खेल उनको मालूम है कि अगर 2 करोड़ रुपए बोनस के रेल के कर्मचारियों को कोटा में बटे हैं, निश्चित रूप से उसका 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया मार्केट में आएगा। यहाँ पे एक और उदाहरण, जैसे आपके सरकारी कर्मचारियों से 5th पे जब कमीशन लागू हुआ और जब उसका पैसा एकदम से बाजार में आया, तो मैं समझता हूँ कि एकदम से पूरे भारत के अंदर बाजार जो है जगजोनार हो गए। पहली बार लोगों को ये लगा कि जेबों में पैसा आया है। भाई, उद्योगपति का पैसा कभी मार्केट में नहीं आता। उद्योगपति ने, कोई भी भारत का बड़े से बड़ा छोटे से छोटा उद्योगपति ऐसा नहीं है जिसने अपना संस्थान या उद्योग लगाने के लिए जेब का 20-25% पैसा भी लगाया हो। 10% से ज्यादा किसी भी उद्योगपति का पैसा उस संस्थान में नहीं लगता है। 90% पैसा जो उसका फाइनेंस होता है और उसका जो सारी चीजें उसको मुफ्त और जो भी है कंसेशन रेट पर, ये रिबेट में इसमें मिलती हैं और वो उसमें चलाता है। किसी भी उद्योगपति का 10% से ज्यादा लागत, निजी लागत उसकी नहीं होती है किसी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है गालिब साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप केंद्रीय संगठनों के आप उस बॉडी में हैं और अच्छे से आप इन सब चीजों को निगाह रख रहे हैं। भारत सरकार ने जो 2 दर्जन करीब अपने बड़े जो संस्थान थे उनको पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। 23 कंपनियां लगभग इन्होंने 20 उसमें विनिवेश के तौर पे इन्होंने बेच दी। ऐसी स्थिति में अब आप क्या देखते हैं? मैंने जो आपको कहा कि जब से ये पूरा विश्व एक गांव बना है और ये पूरा ग्लोब, जिसको कहा जाए भूमंडलीकरण को या रेशनलाइजेशन, कुछ भी कहो, इसको किसी भी तरीके का नाम दो, नई औद्योगिक आर्थिक नीतियां जब से हमने स्वीकार की हैं तो सरकारों का बिल्कुल ये आंख बंद करके एजेंडा हो गया है कि सरकार का काम सत्ता है
और व्यापार करना, बिजनेस ये सब चलाना इनका काम है और उसको लेकर के ये काम कर रहे हैं जहां तक इसका सवाल। लेकिन भारतीय रेलवे का अगर आप उदाहरण लें तो भारतीय रेलवे में कोशिश की गई है पूरी। जैसा आपने पहले बताया था कि पहले 105 ट्रेनें, फिर उस बढ़ा के 150 ट्रेनें हुई। कुछ प्रयोग के तौर पर 1-2 ट्रेनें तेजस नाम की चलाने का काम भी हुआ, दिल्ली से लखनऊ, अहमदाबाद से बम्बई। लेकिन वो सारे प्रयोग भारत सरकार के विफल हुए, एक भी प्रयोग सफल नहीं हुआ और अल्टीमेटली वो जो प्रयोग के तौर पे चली थी वो भी बंद हो गई और जो बिडिंग सरकार ने अपनी तरफ से करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। रेल मंत्रालय ने 3 बार टेंडर निकाले इन 150 गाड़ियों के प्राइवेट एजेंसीज को चलाने के लिए, लेकिन तीनों बार एक भी एजेंसी उस टेंडर को डालने नहीं आई और वो पूरा कार्यक्रम इनका चौपट हो गया। लेकिन वो तो चौपट हुआ, लेकिन उसके साथ में आपका रेलवे का टाइमिंग भी तो चौपट हुआ, जैसे आम आदमी परेशान हो रहा है। भाई उनके लिए तो पाथ बनाया था जी, उनके लिए तो उन्होंने बहुत 150 कॉरिडोर ट्रेनों ऐसे के लिए प्रीमियम पाथ बनाया था ताकि गवर्नमेंट की जो गाड़ियां चल रही है और जो प्राइवेट प्लेयर की गाड़ियां चल रही है, वो जो प्राइवेट पार्टनर था उसके लिए उन्होंने प्रीमियम पाथ चुना था। प्रीमियम पाथ चुना भाई था। इसको ट्रैफिक हो अच्छा मिलेगा। वो टाइमिंग ऐसे थे उसके कि उसमें जो है हर आदमी बैठना पसंद करेगा। ठीक, और हमारे लिए जो गवर्नमेंट रन कर रही थी, रेलवे रन कर रही थी, वो ऐसे टाइमिंग्स थे उल टाइमिंग्स के, उसमें जो है कोई इच्छा ही इसकी जाने की नहीं हो, या वो समझे कि इससे जाने से क्या फायदा मेरा, एक तो समय भी लगेगा और प्लस वहाँ खर्चा भी अधिक होगा, समय भी बर्बाद है और खर्चा भी अधिक है, तो वो ऐसी ट्रेनों को कौन पसंद करेगा। प्राइवेट फिर क्यों, मतलब ये सफल क्यों नहीं हुआ इनका? सफल इसलिए नहीं हुआ कि आज की तारीख में भारतीय रेल इस देश की जीवन रेखा है। हम कोटा से जयपुर भी यदि आप उदाहरण लो, कोटा से जयपुर यदि किसी यात्री को यात्रा करनी और आपके यहाँ से, जहाँ आपका कार्यालय, यहाँ से रेलवे स्टेशन पहुंचना कोटा स्टेशन, तो आप ऑटो करके जाओगे तो 200-250 रुपए ऑटो वाला किराया। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं तो मिनिमम बता रहा हूँ आपको कि 200-250 रुपया ऑटो वाला यहाँ से कोटा स्टेशन गाड़ी में बैठने के लिए ले लेगा। लेकिन हम कोटा से जयपुर की यात्रा मात्र 52 रुपए में करा रहे हैं, 54 रुपए में करा रहे हैं। तो इतना सस्ता साधन यातायात का पूरे विश्व में कहीं नहीं है भारतीय रेलवे को छोड़कर। और आप उदाहरण दें तो चूंकि हमारा संगठन ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ITF से भी एफिलिएट है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, जिसमें तीनों वह है जल, थल और नभ, इन तीनों यातायात सेक्टर्स का पूरा विश्व का एक फेडरेशन बना हुआ है, जिसके सम्मानीय उमराव पुरोहित 5-5 साल के 2 टेन्योर विश्व के अध्यक्ष रहे। जिसके उस ITF के उसमें रहते हुए जो हमने देखा है कि जहां जहां विश्व में ट्रेनों का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, आप नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स देख लीजिए। आज भारतीय रेलवे का एक्सीडेंट जस्ट हम 0 पे पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल 24,000 गाड़ियां एक दिन में चलाना और उसका एक्सीडेंट का 0 के उस पे पहुंचना लगातार बहुत बड़ी बात है। और वो कर्मचारी के दम पे ही है ना, उन्हीं के दम पे, कर्मचारी के दम पे। विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं साहब। जब लोग सोते हैं घरों में, तब हमारा लोको पायलट, गार्ड और तमाम पूरा स्टाफ रात में गाड़ी चलाता है, संरक्षा सुरक्षित गाड़ी को पहुंचाता है, सारा सब कुछ करता है। अगर एक रेड सिग्नल पे गाड़ी 2 मीटर भी आगे निकल जाए, 2 मीटर भी, तो आपको मालूम है क्या होता है? ड्राइवर को कितनी सख्त सजा है, इमीडिएट रिमूव फ्रॉम सर्विस, इमीडिएट। यानी 302 लगती है ना जैसे, उसमें सोचने उच्चारने का कोई सवाल ही नहीं। ऐसे कैसे ही इसका हो जाता है, तो होते ही सबसे पहला लेटर उसका रिमूव फ्रॉम सर्विस का निकलता है। अब आप इससे अंदाजा लगा लो कि हम कितना सुरक्षा कवच का जो है ध्यान रखते हैं और कितने बड़े पनिशमेंट हैं जिसको लेकर के हम 24 घंटे चौकन्ने रहते हैं कि ऐसा नहीं हो थोड़ा बहुत भी 1 इंच भी इधर से उधर हो जाए। जो नॉर्म्स बने हुए हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उससे 1 भी इंच इधर उधर नहीं होते हैं। इतनी कड़ी उसमें जो है हम नौकरी करते हैं जिम्मेदारी के साथ। क्या जब ये सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो फिर उनको ना तो कोई सजा है ना कोई प्रावधान होगा, किस तरीके से काम होगा? देखो साहब, भारत सरकार का ये जो सोच है ना, ये पता नहीं, या तो अनुभवी लोग नहीं है जिनकी सोच है ये कह सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल बात, क्योंकि हमने तो, मेरा 36वां साल पूरा हुआ है, 37वां चलेगा रेलवे की नौकरी में। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं समझता कि कोई भी आए, हो सकता है अलग अलग वो, लेकिन जो हम अनुभव से अभी तक सीख पाए कि साल 2 साल में आके इस भारतीय रेलवे को कोई समझ ले, आसान नहीं है, संभव नहीं है। सुनी सुनी बातें कुछ कर सकते हैं,
हाँ, लेकिन उसका ओवरऑल निचोड़ जो निकालना है आप बदल नहीं वो सकते, नहीं हो पूरी सकता। की पूरी नहीं हो व्यवस्था को आप नहीं वो change नहीं कर हो, ये सिस्टम है भाई। दोस्तों, हमारी बातचीत जारी रहेगी। और एक संवेदनशील सा सीन अगर आपको याद आता हो, भारतीय रेलवे के साथ में जुड़ा हुआ, एक 45-50 साल 55 साल की उम्र का एक व्यक्ति, जब आप किसी ट्रेन में बैठते हैं, जब ट्रेन धीरे होती है तो वो ट्रेन के आपके इधर भी दिखता है और इधर भी वो काम करता हुआ दिखता है। आप जानते हैं इस व्यवस्था ने, उसके उस भार ने, उसकी पूरी जिंदगी में आज वो भारतीय रेल को इस मुकाम तक लेकर के आया है जिसको कहते हैं गैंगमैन। वो गैंगमैन अब शायद हमारी सरकारों को शायद अब समझ में नहीं आ रहा, और मैं जानना चाहूंगा गालव साहब, क्या ये गैंगमैन खत्म होने वाला है भारतीय रेल से? क्योंकि अब नई मशीनों का दौर बता रहे हैं आ गया है कि जो किलोमीटर 2 किलोमीटर तक की वो कर लेती हैं पड़ताल। आप सही कह रहे हैं। हम जब रेलवे में आए थे तो हमारे जो उस समय के लीडरान होते थे, जब हम गैंगमैनों के बीच मीटिंग करने जाते थे तो वो भी यही भाषण करते थे कि 10-15 साल बाद, 20 साल बाद ऐसी मशीनें आएंगी जो खुद ही तो पैकिंग करेंगी, खुद ही लिफ्टिंग करेंगी, खुद ही सारा सब कुछ करेंगी, खुद ही उसकी लेवलिंग मेंटेन करेंगी, और सारा सब कुछ वो ड्रेसिंग व्रेसिंग और एयर सब कुछ वही जो मशीनें करेंगी। तब गैंगमैन एक दूसरे के बैठे रहते थे ना, तो यूं करते थे एक दूसरे के, बोले चंदा लेने का टाइम आ गया है इसलिए भाषण दे रहे नेता। अच्छा, इसलिए डर दिखा रहे हैं। समझ रहे हो ना, मानसिकता की बता रहा हूं मैं, जिस कैटेगरी की आपने बताया। हाँ। और आज की तारीख में जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य साबित हुआ। वही हो रहा है, वही हो रहा है हटाने बिल्कुल कि खत्म नहीं, खत्म तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन धीरे जब तक ट्रैक रहेगा तब तक ट्रैकमैन रहेगा जी। उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। कारण जहां तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सवाल है, आप मशीन ले आए, सब कुछ ले आए, लेकिन अभी भी हम उस टेक्नोलॉजी को पूरा ग्रहण नहीं कर पाए हैं। अच्छा। जिसकी वजह से आज फिजिकल आदमी आपको ट्रैकमैन रखना ही पड़ेगा, चाहे कितनी मशीनें आ जाए। जब तक आप टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो जापान का है वो ले आए, और जापान का टेक्नोलॉजिकल जो मॉडर्नाइजेशन है वो लाने के लिए अभी मुझे नहीं लगता कि हम 10, 15, 20 साल इसमें पार पाएंगे या इसमें सफल हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ के हमारे एटमॉस्फेयर में रात दिन का अंतर है। मैं भी जापान गया हूँ, तो वहाँ का जो सिस्टम है वो यहाँ भी आने में उस टेक्नोलॉजी को, एक तो बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली, दूसरी चीज एटमॉस्फेयर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो हमारे यहाँ भी है नहीं। थोड़ा गर्मी ज्यादा है, गर्मी भी है, साथ में क्या है कि हमारे यहाँ तो हर 50 किलोमीटर में भाषा भी बदलती है, खान पान भी बदलता है, रहन सहन भी बदलता है। अभी आप यहाँ से चले जाओगे तो आप NH बना दिए, सारा बना दिए, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलेंगे अपन, नया नोरा पार करके 12 लाइन पे जाएंगे तो एक दायरा वायरा आएगा, वहीं भैंसेर गायें आपको NH पे मिल जाएंगी। ये व्यवस्था तो आप है, समझ रहे हो बिल्कुल ना? अब वहाँ जापान में ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। नहीं मिलेगा। अब हमारे यहाँ आज भी गाड़ियां हम डिटेन कर रहे हैं तो काहे के लिए कर रहे हैं कि पटरी पे, रेल की पटरी पे गायें भैंसे आके कट जाती हैं, रोजाना का वो है जिसकी वजह से डिटेंशन हो रहा है। गांव वाले वो ही नहीं करते, वो तो सीधे चरने के लिए उसको जो है रेल की पटरी के पास छोड़ जाते हैं, शाम को आएंगे जो घेर के ले जाके बांध देंगे। एक तो बहुत कॉस्टली है नंबर एक चीज, दूसरा एटमॉस्फेयर फ्रेंडली नहीं है अपने भारत के लायक होना तो चाहिए ना, एटमॉस्फेयर फ्रेंडली होना चाहिए। अब उसको एटमॉस्फेयर फ्रेंडली बनाए तो दोनों तरफ RCC की दीवारें बनेगी पूरे अप टू, जहां जहां गाड़ियां चलेंगी, तो वो कितना कॉस्ट उसका जो आएगा, सही बात है, प्लस मेंटेनेंस और ये सारी चीजें। अब इसमें ट्रैकमैन को मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि ट्रैकमैन अभी ये भारत की एक विशेषता है कि हमारा 1.5 लाख किलोमीटर जो ट्रैक है पूरे हिंदुस्तान का, जो भी ट्रैक है, ये बात सबसे अच्छी है कि हम सुबह 1 घंटे में पूरे हिंदुस्तान की रेलवे का ट्रैक सेफ है, इसकी रिपोर्ट नीचे ग्राउंड से चेयरमैन रेलवे बोर्ड को चली जाती है 1.5 घंटे के अंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर। अच्छा, एवरी डे कौन से किलोमीटर पर क्या है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग वहां पहुंच जाती है। वो काम वही करता है जो ग्राउंड पे ट्रेन में। यस, वही रिपोर्टिंग करता है वहां से कंप्लीट। पूरे इंडिया के अंदर ये बना हुआ है कि सुबह 6 बजे से लेकर के और 9 बजे तक वो पूरी अपनी बीट पूरी करके निपटा देता है, और ऊपर से वहां जाती है, वहां से वहां जाती है, सबका टाइम फिक्स है कॉन्फ्रेंस का। CRB के पास पहुंच जाती है कि इंडियन रेलवे का टोटल ट्रैक में कहाँ क्या लोकेशन वाइज, बाकायदा 1-1 किलोमीटर वाइज। अच्छा, तो ये तंत्र जो है ना, आसान नहीं है इसको, मतलब हटा देना, एकदम हटा देना, इट इज नॉट अ जोक।
लेकिन एक बहुत से काम है जो उनको करने ही करने हैं। अभी नाइट पेट्रोलिंग है, सब लोग घर में सोते हैं कड़ाके की सर्दी में, बरसात में और गर्मी में। हमारा गैंगमैन तीनों ऋतुओं में, तीनों उसमें मौसम के अंदर पेट्रोलिंग करता है। भरी सर्दी में रात को पेट्रोलिंग करता है, क्योंकि सर्दी में टेम्परेचर कम होता है, तो रेल लाइन सिकुड़ने के चांसेस है, ब्रेक होने का तो उसके क्रैक होने के चांसेस है। वहाँ गर्मी में प्रसार होता है, वैसे उसमें जोड़ टूटने के चांसेस है, बकलिंग होने के चांसेस है, खतरा होने के चांसेस है। वो हॉट वेदर पेट्रोलिंग करता है। बरसात के अंदर कहीं किसी का बांध टूट गया, अकस्मात है ये तो, टूट गया और हमारी ब्रिज के नीचे से जो ऊपर से पानी निकल जाए, कुछ भी कर जाए, बह जाए और कुछ हो जाए, पटरी के ऊपर पानी आ जाए, तो वो उस समय बरसात की पेट्रोलिंग कर वहां बैठता है। ऐसे स्पोर्ट्स जहां जहां इस प्रकार की नदियां, जहां इस प्रकार के ब्रिज बने हुए, वहां बाकायदा पहरा देता है, एक एक रिपोर्ट देता है कि इतना बढ़ गया, इतना ये हो गया। तो रेलवे पहले से ही उसको वोल कर लेती है, सावधानियां बरत लेती है कि कमें क्या करना, कहाँ कितने के, अगर पानी ज्यादा आ रहा है तो फिर वहां 110 की स्पीड के बजाय 10 की स्पीड से निकालेंगे, सुरक्षा को दृष्टि से देखते। तो इनकी मौजूदगी तो है, रहेगी, चाहे भले 100% आपका वो भी जापान जैसा भी हो जाएगा ना, फिर भी रहेगी, उसको आप टोटल हटा। हाँ, संख्या थोड़ी अनुपात में कम हो सकती है। आज एक पीडब्ल्यूआई के पास 200 कर्मचारी अगर एवरेज हैं तो वो 100 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं, उनकी संख्या कम ज्यादा हो सकती है। रेलवे एक रोजगार देने वाला एक प्रमुख संस्थान था हमारा आने वाले वक्त, मतलब पीछा अगर वक्त देखें हम। आपने कहा कि 13 लाख पोस्ट है, जिसमें से लगभग 3 लाख पोस्ट खाली है, और बट नेचुरल है कि ये खाली लंबे समय से बैकलॉग चलता आ रहा होगा। मैं पूछना चाहता हूँ आपके संगठन से, आपकी यूनियन से, कि आखिर आप इन पदों को खाली रख करके क्या अभी तक का आपकी तरफ से क्या कार्रवाई है, सरकारों की तरफ से आपने क्या दबाव बनाए? सरकार तो इन पदों को भरना ही नहीं चाहती, ठीक, उसका तो लक्ष्य है कि हम इनको 5 लाख पे पहुंचाएं। अच्छा, मतलब 5 लाख खाली कर दें इनका पद, मतलब 3 की जगह 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, वहां तक का इनका लक्ष्य। लेकिन लगातार श्रम संगठनों के दबाव के कारण और जो भी उनका पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट के अंदर, जो भी वेरियस फोरम्स पे उनकी बातचीत होती है, तो उनको बताने का काम होता है कि इससे अगर यहाँ पर मैन पावर आप नहीं लगाएंगे, खाली चल रही है या इसको आउटसोर्स करेंगे, तो इसके क्या परिणाम होंगे और क्या डिग्रेडेशन होगा, जिससे रेलवे को आगे चल करके क्या नुकसान होने वाला है। क्योंकि हमारा पहले की अपेक्षा देखें तो पहले कंपटीशन नहीं था, यात्री में भी और माल भाड़े में भी, लेकिन आज की तारीख में हमारे पैरेलल कॉम्पिटिटिव एजेंसीज आगे खड़ी हो गई हैं। NH बन गए, 4 लेन बन गए, 8 लेन बन गए, भारतमाला बन रही है। ये सब क्या है? ये सब कॉम्पिटिटर है हमारे बड़े वाले, और हमें उस कंपटीशन के दौर में उनके साथ सरवाइव करना है। जब उनके साथ हमें सरवाइव करना है तो हमारी सेवाओं को कम सस्ती दर पर और उनसे अच्छी सुविधा युक्त और सुरक्षित बनानी पड़ेगी, संरक्षित बनानी पड़ेगी, तभी तो हम मार्केट में टिक पाएंगे, नहीं तो टिक ही नहीं सकते। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन और हमारी यूनियंस का ये हमेशा वो रहा है कि हम सबसे पहले कर्मचारी हैं, पूरे 8 घंटे काम करेंगे मुस्तैदी के साथ, पूरी कर्तव्य परायणता के साथ, और इंडस्ट्री को उतनी ही डेडिकेशन के साथ काम करेंगे जो हम घर से भी ज्यादा हमारा उसके साथ वो लगाव रहता है, डेडिकेशन रहता है, और वही करते हैं। तो ये सोच जो रेलवे के कर्मचारी में है, अब अपवाद तो सब जगह रहते हैं, वो तो खैर, लेकिन वो बहुत कम उसमें है, लेकिन मैक्सिमम आज 24,000 गाड़ियां चल रही है, तो किसी न किसी उसी से ही तो चल रही है ना। ये नहीं कह सकते कि रेल का कर्मचारी काम नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार ने बहुत प्रयास कर लिए, सारा सब कुछ कर लिया। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजन बाहर से खरीदते थे, हाई टेक्नोलॉजी का, हाई हॉर्स पावर का, कितने का खरीदा? 27 करोड़ का, 26 करोड़ का, इससे सस्ता कभी नहीं खरीदा। उसी इंजन को, उसी टेक्नोलॉजी को, सेम हॉर्स पावर को, क्षमता को हमने अपने रेल जो इंजन बनाने का कारखाना है वहां बनाया, और वो हमने 13 करोड़ में बना दिया। जो LHB के रेक अभी चल रहे हैं, जर्मन टेक्नोलॉजी के, जो भी रिप्लेस होने 100%, राजधानी में, दूसरी ट्रेनों में, मेल एक्सप्रेस में जो चल रहे हैं LHB रेक, उसमें क्या हुआ था? 100% जर्मनी को उसको ठेका दिया था कि सारे रेक वहां से प्रोवाइड कराएगी, वो एक्सपोर्ट करेगी इंडिया को। हम लोगों ने विरोध किया। क्यों विरोध किया? हमने उस समय नारा दिया, देश बचाओ रेल बचाओ, रेल बचाओ देश बचाओ, क्योंकि रेल देश से जुड़ा हुआ है, लाइफलाइन है ये। क्यों कि इतनी सस्ती यात्रा आप इतना महंगा एसेट लेकर के नहीं करा सकते, कहीं न कहीं फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा, और हम प्रतिस्पर्धा में कहीं खड़े नहीं रह पाएंगे। तो अल्टीमेटली रेलवे का दिवाला, जो लाइफलाइन है, वो खत्म हो जाएगी। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने आंदोलन किए, रेल बचाओ देश। हमने क्या कहा सरकार से
कि आप ये रेक मत खरीदो, ये कोचेज मत खरीदो। 3,500 रेक खरीदने थे, एक उसमें 24 कोच रहते हैं LHV के एक रेक में, 3,500। हमने कहा आप टेक्नोलॉजी परचेज करो, उसके साथ एग्रीमेंट करो कि हमारे स्टाफ और अधिकारियों को ट्रेनिंग में भेजें और ट्रेनिंग करा करके हमारे कारखाने में जहाँ ये वैगन बनते हैं, हमारे कोच बनते हैं, आज भी बन रहे हैं, सब एसेट्स हैं हमारे पास, एवरीथिंग इज देयर, तो वहां हम LHV का कोच बनाए। आप एक्सपेरिमेंट करिए, अगर हमारी लागत उसके बराबर या उससे ज्यादा आती है तो आप उनसे एक्सपोर्ट करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि हमारी लागत से कम आ रही है, बहुत कम आ रही है, तो उस कोच को हम यहाँ क्यों नहीं बनाए? और हमने वही किया, लड़ाई लड़ी, गवर्नमेंट नहीं मानी, आंदोलन किए और उनको एक बार प्रयोग के तौर पे मानना पड़ा। और उस मानने से क्या हुआ कि वही हुआ, हमारे लोग ट्रेनिंग पे गए, हमने उनसे टेक्नोलॉजी परचेज की और आज जितने भी LHV कोच ये बन रहे हैं भारतीय रेल की कोचेज फैक्ट्री में बन रहे हैं सारे 100%। वहां से हमने 4 करोड़ का एक कोच पड़ रहा था जब जर्मनी से परचेज कर रहे थे। यहाँ कितने का पड़ा? केवल 90 लाख। और क्या, केवल 90 लाख। अब एक ही रेक में बताओ आप 24 कोच लगते हैं तो उसके हिसाब से लगा लो 3 करोड़ 10 लाख का जो है बचत है एक कोच। 24 का लगा लीजिए आप एक रेक में, तो 3,500 में कितने हजारों करोड़ पहुंच गए ना? पहुंच गए नहीं पहुंच गए? वो काम यूनियंस ने किया और आज उसको हम कर रहे हैं। इसी एसेट्स को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारतीय रेलवे का कभी निजीकरण नहीं होगा। रेल मंत्री कहते हैं रेलवे का निजीकरण हो ही नहीं सकता, मान लिया वो कहते हैं कि नहीं होगा, लेकिन दूसरे रूप में पर्दे के पीछे जो आप कर रहे हैं वो क्या है? अभी वंदे भारत चलानी है। वंदे भारत 300 ट्रेन की माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, होनी चाहिए, सुख सुविधा होनी चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं है, यात्रियों की सुविधा के खिलाफ नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन किस कॉस्ट पे होनी चाहिए उस पर भी तो देखे ना, उसको भी तो देखने वाला होना चाहिए। आज 200 वंदे भारत ट्रेन का प्रयोग हमने बनाने का हमारे ICF में किया, इंटरनल कोच फैक्ट्री मद्रास के अंदर, वहां मॉडल बनाया और उसको चलाया ट्रायल पे और सक्सेस किया। उसी मॉडल के अनुसार हमें बनानी थी वंदे भारत। जब हमने बनाई, प्रयोग ही हमने किया, तो हम सक्षम है। सही बात, हमारा कारखाना सक्षम है, कर्मचारी सक्षम है उसको बनाने के लिए। भारत सरकार ने क्या किया? 200 ट्रेन का आउटसोर्स का ऑर्डर दे दिया, 200 सेट इसके वंदे भारत के हम जो है बाहर से परचेज करेंगे। चाइना से नहीं, चाइना छोड़ो, उसमें जो शर्तें लगी है वो केवल भारत की एक ही कंपनी पूरा करती है और कोई करता ही नहीं है। अच्छा, वहाँ भी अनिल अंबानी आ गए। जो भी अन्य अंबानी नहीं है, वहाँ एक मेधा सर्वो ड्राइव्स करके कंपनी है हैदराबाद की, सारे काम बिल्कुल उसमें वही एक ही अकेली कंपनी है जो हर चीज में पात्र है, वो हर चीज में जो है उसको जो है रखा गया। और जहाँ नहीं थी वहाँ उसको विकल्प भी दे दिया गया। जैसे लोकोमोटिव बनाने का ठेका है, इंजन बनाने का, तो इंजन नहीं बनाया उन्होंने, तो साथ में दे दिया कि ट्रेन सेट बनाने का अनुभव हो तो भी चलेगा। उदाहरण बता रहा हूं, तो उस कंपनी को दे दिया, वो दे दिया जहां तक तो ठीक है, लेकिन उसको साथ में मुफ्त और हमारी फैक्ट्री दे दी कि वो जो 200 ट्रेन बनाएगा वो लातूर में जहां कोच बनाने की फैक्ट्री बनी है, वो पूरी उसको दे दी कि यहाँ आइए, सब बने हुए हैं सेट्स, आप आके अपने कर्मचारियों को लाइए और यहाँ बनाइए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ये काम पूरा उनको दे दिया, सौंप दी वो फैक्ट्री। क्या ये ठीक है? जो भी फैक्ट्रियां बनी है, लातूर की बनी हो, मद्रास की बनी हो और जो भी कारखाने बने हो, ये हमारे पब्लिक के टैक्स पेयर से बना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और पब्लिक के टैक्स पेयर से बने उसको आप जो इस तरह से उनको छूट दे रहे हो, तो रेल का कर्मचारी कहाँ जाएगा? क्या ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है? किस उसमें ले जा रहे हैं हम इसको? ये सारी चीजें क्लियर है, सार्वजनिक हो चुकी। और बार बार एक सवाल जो उठता है सार्वजनिकरण, जब हम बातचीत करते हैं, और पिछले कई साल से हम सुनते आ रहे हैं रेल का चक्का रुकेगा, रेल का चक्का रोकेंगे, लेकिन वो रुका नहीं। आज तक विरोध तो दिखता है, लेकिन वो उस तरीके का विरोध आपके संगठनों से नहीं है जिससे भारत सरकार तुरंत एक्शन मोड में आए और कुछ रोक लगाए निजीकरण पे। अभी तक रेलवे में 150 ट्रेनों का निजीकरण की घोषणा हुई, और घोषणा ही नहीं हुई, बाकायदा उसके क्रियान्वयन पे काम हुआ, बहुत ठोस काम हुआ, और वो सफल नहीं हो पाया। अल्टीमेटली मुझे नहीं कहना चाहिए इस फोरम से, लेकिन अगर मंत्री जी को जाना पड़ा तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है, यही वजह रही, सबसे बड़ा कारण हो सकता है, वो सफल नहीं कर पाए, सबसे बड़ा कारण हो सकता है जो दुनिया कहती है, उसको मैं भी रिपीट कर रहा हूँ। ठीक, दूसरे मंत्री जी आए, उन्होंने भी यही कहा कि हम रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे। क्या कहते हैं? बिजली के तार हमारे, OHE हमारी, ट्रैक हमारा, स्टेशन हमारे, मास्टर हमारा, स्टाफ हमारा, सब कुछ हमारा, तो फिर रेलवे के निजीकरण का कहाँ सवाल उठता है? मैं बता रहा हूँ, ये 200 वंदे भारत जो दी, 26,000 करोड़ रुपए का टेंडर दे दिया आपने, और ऐसा पुतला बना दिया कि आम आदमी तो उसको समझ ही नहीं सकता, पल्ले नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी, पत्रकार तक नहीं समझ सकते जब तक वो अंदर नहीं घुसेंगे, नहीं घुसे। हमने स्टडी करी,
क्योंकि हमारे तो कर्मचारी प्रभावित होंगे। आप ये देखो, जिस टेक्नोलॉजी से हमने वंदे भारत बनाया, रेल के कारखाने में बनाया, रेल के कर्मचारी ने बनाया, हम नहीं बना सकते उस काम को? जब इतना सब कुछ हमने किया, उसी आधार पर टेंडर किया आपने, और उसी चीज को आप जो है दूसरे को ठेके पे दे रहे हो, और वहीं हमारी फैक्ट्री को निःशुल्क प्रोवाइड करे हो कि यहाँ आके बना। क्या करेंगे अब रेलवे कर्मचारी? रेलवे कर्मचारी हमारी अभी बंबई में अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, और हम वहां पर जा रहे हैं, अपनी बातचीत रखेंगे, और रेलवे का कर्मचारी कहीं प्रभावित नहीं हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार से दो टूक बात करेंगे। अगर वो मानती है तो ठीक, नहीं मानती है तो फिर संघर्ष का बिगुल बजेगा। एक आखिरी सवाल जो थोड़ा सा रेलवे से अलग हटके, लेकिन शायद आने वाले टाइम पे वो रेलवे को भी शायद परेशान करे। आखिरी सवाल ये है कि अब ये पहला दौर होगा हिंदुस्तान के अंदर जब संविदा पर सेना के कर्मचारी काम करेंगे, संविदा पे सैनिक होंगे 4 साल के लिए। सार्वजनिक तौर पे इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए साहब, एक ट्रेड यूनियन लीडर के नजरिए का सवाल। वैसे बताइए। संविदा कर्मचारी, जो मैं अपनी भाषा में बोलना चाहता हूँ, ये नियोक्ता द्वारा मैन पावर के साथ अन्याय, और उसको जिसको कहा जाए कि हर दृष्टि से साइड ट्रैक करके उसके साथ अन्यायपूर्ण जीवन यापन करने के लिए कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल और केवल एम्प्लॉयर की टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो काम करे तो वो बंधुआ मजदूर है, गुलाम। ये हमारे देश की एक मजबूरी है कि आज बेरोजगारी पे कोई सोच नहीं रहा, और जो बेरोजगारी पैदा हो रही है उनको हम धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा साहब कि ये संविदा कर्मचारी के खिलाफ, ये जितने प्रताड़ित है ना संविदा कर्मचारी, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्रताड़ित कोई भी नहीं होगा। मजबूरी में काम कर रहे हैं क्योंकि डिग्रियां ले ली, जॉब नहीं है, उम्र हो गई 28 साल, 29 साल, 30 साल, जॉब नहीं मिला, घर में जाता है वो जिस माँ बाप ने उसको पैदा किया, उनको ऐसा दिखता है, दिखते ही ऐसा दिखता है कि क्या करें। हाँ, वो ताना भी झेलता है, समाज का भी सारा सब कुछ, मतलब हर जगह से एम्प्लॉयड से प्रताड़ित। सेना में क्या, सेना में इस तरीके का प्रयोग होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, मेरे व्यक्तिगत अनुभव से और इनसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इवन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अभी डिफेंस में जितनी भी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, 41 फैक्ट्रियां थी इस देश में, जो हथियार बनाती थी, गोला बारूद बनाती थी सेना के लिए, और जो चाहे वो बनाती थी, उसको इन्होंने निजीकरण के नाम पर, निगमीकरण के नाम पर, और उसको प्राइवेटाइज कर दिया, और प्राइवेटाइज करके 7 कंपनी को बेच दिया। उसके भी दुष्परिणाम आपको आगे देखने को मिलेंगे। और ये जो शुरुआत कर रहे हैं संविदा कर्मचारियों की सेना जैसे विभाग में, इसके भी दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मेरे साथ थे दोस्तों मुकेश गालव साहब, आप ट्रेड यूनियन के बड़े लीडर हैं, और आपने जैसा कि अभी बताया कि रेलवे मैन सप्लाई यूनियन की तरफ से बॉम्बे में इनकी बड़ी मीटिंग है और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े निर्णय होने हैं, और आपने अपने इस कीमती समय हमारे साथ जो बिताया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं गालव साहब। और नेक्स्ट टाइम हम आपसे बहुत और भी कुछ जानकारी हासिल करने को करेंगे, प्रयास करेंगे निजीकरण पे और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने ये अवसर प्रदान किया, और निश्चित रूप से आप जब भी आमंत्रित करेंगे, आपके हर विषयों पर अपने जो अनुभव है उनका आदान प्रदान करने में जरूर मैं साथ सहयोग करूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।